तो वहीं बीजेपी के सिविल लाइंस के विधायक गोपाल शर्मा से एएमवी नेटवर्क के संवाददाता मनोज शर्मा ने कई मुद्दों पर खास बातचीत की है। आज हमारे साथ में है सिविल लाइन विधानसभा के विधायक गोपाल शर्मा, जो लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए सरकार और आम लोगों के बीच नजर आते दिख रहे हैं। हम बात करेंगे, उनसे खास बातचीत करेंगे, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा विधेयक पास करने का फैसला किया था, फिलहाल उसे कैंसिल तो कर दिया है, मंदिरों में 10% चंदे के रूप में लेने के लिए। तो क्या लगता है कि मंदिरों को, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां मंदिरों पर भी चंदे की जो जिस प्रकार से उगाई, हम कह सकते हैं हमारी भाषा में, करने का जो इंतजाम करें, कितना सही है ये? देखिए, कांग्रेस के जन्मदाता एओ ह्यूम जब कलेक्टर थे तो उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी 5 क्रांतिकारियों को फांसी दे करके। तो कांग्रेस के स्थापना से ही उनके मन में देश, समाज और इसके प्रति कोई प्रेम वाली बात नहीं रही। ये तब परिवर्तन आया जब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में 20 साल बाद नेतृत्व बदला और उन्होंने राष्ट्रीयता का आधार दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन के अंदर साधु सन्यासियों के ऊपर संसद के सामने गोलीकांड हो चुका है और करपात्री जी महाराज जैसे धर्म सम्राट की आंखें फोड़ने की कोशिश की गई। हमने ये भी देखा है कि स्वर्ण मंदिर के ऊपर किस तरह से बुलडोजर और ये चले, अपने टैंक चले। अगर वो हालात बन भी गए थे तो उसको बनाने के लिए यही जिम्मेदार थे। किस तरह से सिखों का कत्लेआम हुआ। तो कांग्रेस में अच्छे लोगों की कमी नहीं रही है, लेकिन दिशा और दृष्टि इतनी परिपक्व नहीं रही कि लोगों की भावना समझ सके। मंदिर सिर्फ मंदिर को एक संस्था के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मंदिर आस्था के केंद्र है। हम मंदिर में प्रवेश करेंगे, कोई भी आदमी कैसे भी स्वभाव का हो, वो किसी षड्यंत्र की प्लानिंग करता हुआ मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। उस समय उनके केंद्र बिंदु वो भगवान है जो वहां विराजमान है। वो बाद में कर सकता है, पहले कर सकता है, लेकिन उस समय सोचेगा कि मैं हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करूं। तो ये है मंदिरों का महत्व। आप उसमें से 10% लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करेंगे उस 10% का? अगर अच्छे कामों में लगाना है तो आप मंदिरों को इसके लिए बाध्य कर दीजिए कि जो भी आपके आएगा उसके लिए आपको इतना खर्च शिक्षा या धर्म के लिए करना पड़ेगा। इसके अलावा तो मंदिरों से हम क्या उम्मीद करें, वो शराब के ठेके तो चलाने नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो वहां की कर्नाटक सरकार का फैसला था और या भविष्य में फिर आ सकता है, वो बुद्धिमत्तापूर्ण तो दूर बेवकूफी भरी सोच का प्रतीक है। कल जैसे कि सचिन की जब मौत हुई, मौत होने के बाद में उनके जो ब्लड चढ़ाया गया था, उसके बाद में आपकी सक्रियता बहुत ज्यादा अहम थी, क्योंकि परिवारजन ने रोड भी जाम करी और न्याय की बात थी। आपने सरकार और परिजनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में देश, राजस्थान का इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो ऐसी लापरवाही होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत गहराई से कह रहा हूं कि चंद्रशेखर जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री थे। वो कहते थे देश किसके बूते पर चल रहा है। उनका खुद का ही जवाब होता था कि जो 90% लोग गांव में रहते हैं, जो किसी भी तरह का अपराध नहीं करते, उनके बूते देश चल रहा है। भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई तो उस समय एक ही नारा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। भारतीय जनता पार्टी के विचार गरीबों का कल्याण करने, उनको आर्थिक रूप से संबल बनाने, किसानों को अच्छी फसल के लिए तत्पर करवाने और आम जनता के सुख के लिए हुआ है। जब ये देखते हैं कि किसी अस्पताल के अंदर गलत खून चढ़ाने से किसी नौजवान की मौत हो जाए, जिसका पिता भी किडनी का पेशेंट हो और वो इकलौता बेटा हो, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ
कि अस्पताल प्रशासन के लोगों ने आकर के क्षमा याचना करके ये नहीं कहा कि हम जो भी उपयुक्त कार्रवाई होगी हम करेंगे? क्या इसके लिए मांग होनी चाहिए? शायद अस्पताल के प्रशासन को हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैसेज नहीं है, और मैसेज है तो वो सरकार की भावना को समझ नहीं रहे हैं। गरीब गरीब परिवारों के लोग देश को चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बहन को हमने माला बेचते हुए देखा है। मोदी जी के परिवार के लोग किस तरह से सामान्य स्थिति के अंदर काम करते हैं, तो बदली हुई धारा को समझ नहीं पा रहे, इनको समझना होगा। क्योंकि आप सिविल विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो सिविल विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे असमझ तत्व, जिसको हम दुकानें कह सकते हैं, कि जो रात को 12-12 बजे तक खुलती है। और क्योंकि आप अभी पिछले कई दिनों से रात्रि गश्त पे भी निकल रहे हैं थानों में और मार्केट अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या लगता है जैसे आदर्श गाँव होता है, आदर्श पंचायत होती है, तो सिविल विधानसभा क्षेत्र आने वाले समय में आदर्श विधानसभा क्षेत्र कहला सकता है? देखिए, कल्पना यही है। मैं महाराष्ट्र में आदर्श गांव, जो रालेगण सिद्धि से भी ज्यादा मशहूर है, उनके प्रमुख पोपटलाल जी से अभी अयोध्या में 22 तारीख को मिला था, और मैंने उनसे आग्रह किया कि आप जयपुर आइए और आकर के हम लोगों को थोड़ा सा बताइए। निश्चित रूप से सिविल लाइन्स आदर्श विधानसभा बनेगी। वहां की जनता के ऊपर किसी भी तरह का भय रहने वाला नहीं है। पुलिस का आतंक खत्म हो चुका है। जिस तरह से पहले पुलिस के द्वारा डरा धमका करके लोगों के घरों पर कब्जे किए जाते थे, वो स्थिति जा चुकी है। लेकिन चूंकि किसी की भी, लोग कहते हैं कि दुम को सीधा नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दुम को बंद नहीं किया जा सकता। ये स्थिति लंबे चलने वाली नहीं है। तुष्टीकरण फैला करके जिस तरह से हिंदू मुसलमानों के अंदर विरोध पैदा किया गया है, जिस तरह से गरीब आदमी के घर में घुस करके लोग मारने में सफल हो जा रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। बहुत प्रेम से, बहुत विश्वास से, आस्था से ये चीज इसलिए कही जा रही है कि आने वाले समय को समझिए, आने वाले समय को समझिए। यह देश, यह जनता माफ नहीं करती है। जब मुगल और अंग्रेजों का शासन नहीं चला, तो एक व्यक्ति का या परिवार का आतंक कैसे चल सकता है? अगर एक व्यक्ति और परिवार का आतंक चल रहा होता, तो इतनी पारिवारिक राजनीति के बीच एक गरीब परिवार का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। मेरा लास्ट सवाल ये है, क्योंकि वो आपकी पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने अपने जीवन के कई साल पत्रकारिता को दिए और अब आपकी राजनीतिक शुरुआत हुई है 2-3 महीने की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है कभी आपके राजनीतिक और पत्रकारिता के बीच के अंदर में अगर कहीं ऐसा निर्णय लेने की जरूरत पड़े जहां सरकार की आलोचना करनी पड़े, तो क्या आप विधायक होते हुए सरकार के साथ रहेंगे या अपनी पत्रकारिता के मुखर अंदाज से सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज कह सकता हूँ, अपने दिमाग पर जोर लगाता हूं और मन में ज्यादा सोचता हूं कि मैं जब पत्रकारिता में आया तो यह सोच करके आया कि अगर तटस्थ रूप से पत्रकारिता नहीं कर पाया तो पत्रकारिता छोड़ दूंगा। समझौता करना मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने गरीबी देखी है। हम लोगों को ये पता है रोटी खाने पर माथा कैसे ठंडा होता है। तो हम लोग इस नारे पर जुटे हैं जो मोदी जी का नारा है, नेशन फर्स्ट। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन से ये सीखा है कि इस राष्ट्र के अंदर नागरिक एकजुट होंगे तभी भारत माता परम वैभव पर पहुंचेगी। इन दोनों चीजों की आड़ में कोई भी चीज आएगी तो मेरे जैसे एक व्यक्ति के सोचने या कुछ करने उसका क्या महत्व रह जाता है? गलत काम नहीं करवाया जा सकता। ये थे गोपाल शर्मा जी, जो सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से एमएलए भी हैं और बेबाक उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और मुखर होके अपने विधानसभा क्षेत्र को अब इनका पहला प्रोजेक्ट जो होगा आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, एएमबी नेटवर्क, जयपुर।